कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी जो बच्चे 10th to 11th मूव किए हैं, या इनफैक्ट जो बच्चे 12th में हैं या जो नीट देने वाले हैं सर, ठीक है, तो वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो मैं सोचा कि चलो आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर रखा है। ऑलरेडी आपके 8-10 लेक्चर्स हो चुके हैं, और हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास 10 to 11 बच्चे मूव किए हैं, उनके लिए हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है बायोलॉजी में। तो एक चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एक चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बेसिकली हम लोग पूरे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इतने सारे सिस्टम्स हम लोग को पढ़ना है वन बाय वन। तो हमने एक स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका कि 2 लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी। आप वो लोग भी, आप जो बच्चे 11th में आए हैं या जो बच्चे ऑलरेडी 12th पास हैं या जो ऑलरेडी 12th में हैं जिनको नीट देना है, वो बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें। और सर्कुलेटरी सिस्टम का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट में देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कोई फूड को खाते हैं और कैसे वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और कुछ हम लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस में आप लोग हर कुछ का एक ब्रीफ आइडिया आप लोग के पास है। बट आप जो कि 11th में आ गए हो, तो 10th to 11th काफी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, काफी अच्छे हाई लेवल में पढ़ना है हम लोग को, और इतना अच्छा नॉलेज लेना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपका नीट का हर क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आपका स्कूल का जो एग्जाम हुआ 11th का, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। सो आई एश्योर कि आप बस लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। आपको बस नोट्स बनाना है, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं उसको ध्यान से सुनना है, कहीं प्रॉब्लम में तो फीडबैक करके सुनना है, लेक्चर को अटेंड करना है, नोट्स को बनाना है, और साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं होगा, आपने नहीं खरीदा होगा, तो एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलता है, प्ले स्टोर पर जाओगे और वहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लास 1 to 12 की हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, आपको बस अपनी पढ़ाई को फोकस करना है, और बाकी हम लोग हैं, हम लोग देखेंगे सब कुछ। तो आपके लेक्चर्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास शुरू हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ठीक है। तो वो भी वीडियो देखेंगे आप, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो भी बच्चे 10th to 11th मूव किए हैं, सो वो बच्चे अपने बाकी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट कि बाकी बच्चे भी पढ़ाई स्टार्ट कर सके, क्लास जो 11th में मूव किए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री 2 टॉपिक चल रहा है अभी हम लोग का। सर हैं, इंजीनियर हैं प्रभाकर सर, वो आईआईटी खड़गपुर से खुद मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं, ठीक है। तो वो आपकी मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, आप लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़े होंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला लाइन लिखा हुआ है डाइजेशन है क्या, डाइजेशन है क्या। तो इसका ट्रिक है, आप याद रखोगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, डीएमसी से। तो डी फॉर डाइजेशन, एम फॉर मैकेनिकल एंड सी फॉर केमिकल। तो डाइजेशन बेसिकली एनसीईआरटी में 2 जगह लिखा हुआ है। एक जगह लिखा है डाइजेशन है मैकेनिकल प्लस केमिकल प्रोसेस, और फिर आगे जगह लिख दिया है डाइजेशन है मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल। तो देखो मैं केमिकल में यहाँ पर बायोकेमिकल ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। तो डाइजेशन बच्चों बेसिकली मैकेनिकल प्लस केमिकल स्लैश बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या मतलब है मैकेनिकल एंड केमिकल? मैकेनिकल प्रोसेस कहने का मतलब लाइक हम लोग का जो डाइजेशन होता है फूड का, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, जो भी रोटी चावल खा रहे हैं, उसके डाइजेशन में कहीं ना कहीं मैकेनिकल रोल भी है। कैसे? लाइक हम लोग का तेज, तो हम लोग फूड को च्यू कर रहे हैं, फूड को चबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकली उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। इनफैक्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस यू नो, पेरिस्टाल्सिस का मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पेरिस्टाल्सिस का जो मूवमेंट होता है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है, और यही पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड जो होता है वो फूड आपका माउथ से मूव करता है और फाइनली वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो मैकेनिकल में वो सब आ गए। और अगला केमिकल या बायोकेमिकल। केमिकल बायोकेमिकल मतलब यस, केमिकल्स किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो, और कुछ हार्मोन्स भी। तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो सब एक तरह से केमिकल प्रोसेस में ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेशन कंबाइंडली एक मैकेनिकल प्लस केमिकल या कहो बायोकेमिकल प्रोसेस है। केमिकल कहाँ हो रहा है, इनफैक्ट लिविंग बॉडी में हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल। तो ये एक मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं,
जो भी कम्प्लेक्स फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप खाना खाते हो तो आप रोटी चावल या जो कुछ भी खा रहे हो तो वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कम्प्लेक्स का मतलब वो जिस चीज़ से बना है, ठीक है, वो उसमें कम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो उस कम्प्लेक्स फॉर्म को जब हम लोग खाएंगे तो वही कम्प्लेक्स फूड आपके मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू फाइनली कन्वर्ट होगा बॉडी में, किसमें, स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो वो कम्प्लेक्स फॉर्म स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा बॉडी में। और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक जब भी आप कुछ खाना खा लोगे तो जब उस खाना का, सपोज करो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज कैसे बना, सपोज करो कि आप चावल खाए तो जब आप राइस खाए तो राइस के अंदर काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब आप राइस खा रहे हो तो फाइनली राइस टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में बनेगा, और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये अब सिंपलेस्ट है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो यही स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म, ये ब्लड वेसल, सपोज करो इस ब्लड वेसल के अंदर खून बह रहा है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है और फाइनली यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपलेस्ट बना रहे हैं सो दैट कि वो इजीली बॉडी में और बॉडी के ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो पाए, और फाइनली ये ब्लड में बहता बहता कहाँ जाएगा बताओ, कि ब्लड में बहता बहता डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन्स के सेल को क्या प्रोवाइड करेगा बताओ, ग्लूकोज। तो ऑर्गन्स के सेल इसी ग्लूकोज को यूज करेंगे, और इसी ग्लूकोज को यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं बताओ, वही ऑर्गन्स क्या करेंगे, उस ऑर्गन्स के सेल इस ग्लूकोज को, फॉर्मूला क्या है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 को वो सेल्स यूज करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बनाएंगे बच्चों क्या, वो बनाएंगे CO2 H2O और एनर्जी। तो बनाएंगे CO2 H2 और एनर्जी, और एनर्जी का कौन सा फॉर्म, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो वो सेल्स के अंदर अपना एनर्जी बनाएंगे और वो ग्लूकोज को बर्न करेंगे, और बर्न करके जो एनर्जी बनाएंगे और CO2 बनाएंगे, CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो फाइनली इस तरह से वो सेल्स को यूज करेंगे इसको। तो फूड देखो यहाँ पर, फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब हुआ, और फाइनली जो एब्जॉर्ब हुआ वो अब आपके सेल्स के पास जाके बर्न हुआ ऑक्सीजन में, और क्या बना, एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एनीवन, सो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये C6H12O6 बर्न हुआ और एनर्जी बना, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो देखो आप लोग पढ़े होगे, आप लोग क्या पढ़े होगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है क्या, ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, आप पढ़े होगे। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। ये सब चीज आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आप सुन लो एक बार। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो पहला कंपोनेंट है इसका इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को इंटेक करना माउथ में, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है, इंजेशन हो गया। उसके बाद क्या बना, उसके बाद है डाइजेशन। तो इंजेशन के बाद फूड को आप डाइजेस्ट करोगे क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, ओके। और डाइजेशन होने के बाद क्या होगा बताओ, एब्जॉर्प्शन। तो इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फाइनली वो सिंपलेस्ट फूड का जो पार्टिकल है वो मूव करेगा ब्लड वेसल से, और ये आपके बॉडी के सेल्स में जाएगा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, जहाँ पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और ATP बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फाइनली एसिमिलेशन हो गया, तो अब जो भी, अच्छा देखो यहाँ पर जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो तो समझ में आया, बट कुछ फूड का पार्टिकल, जैसे कि हम लोग का नॉर्मल, सपोज करो इनटेक या हम लोग का नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 100 कैलोरी का, ओके, बट हम लोगों ने 100 कैलोरी से ज़्यादा खाया, हम लोगों ने एक्स्ट्रा रोटी चावल खा लिया, तो क्या होता है, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब रहता है, जो भी फूड हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो फूड जो होता है बच्चों, वही फूड आपका फीकल मैटर के फॉर्म में बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो क्या बताया आपको, बताओ मैं, तो मैं प्रोसेस का नाम क्या क्या बताया, तो पहला प्रोसेस यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला प्रोसेस बताया मैं आपको इंजेशन, ठीक है, इंजेशन का मतलब फूड को खाना बस माउथ के अंदर। दूसरा है क्या बच्चों, डाइजेशन। तीसरा क्या बच्चों बताओ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर फूड का एब्जॉर्ब होना, कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या बताओ, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो भी एब्जॉर्ब फूड सेल्स में गया वो सेल्स में जाके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ
और एटीपी बना, दैट इज एसिमिलेशन। और लास्ट में जो कचरा बच गया, कचरा मतलब जो भी बच गया क्या, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, उसका क्या हुआ, इजेशन। तो देखो बच्चों ये इजेशन है, एक वर्ड होता है एक्सक्रीशन, तो दोनों में अंतर है। तो इजेशन एक्सक्रीशन में अंतर है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बॉडी का निकलना यूरिन के थ्रू। तो जब भी आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकल रहा है दैट इज एक्सक्रीशन। या और भी एग्जांपल्स होते हैं एक्सक्रीशन के, जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपको माइंड में ये रखना है कि अगर कोई भी चीज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो दैट इज एक्सक्रीशन। बट जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है जो आपके बॉडी में रह गया वो निकल रहा है, दैट इज इजेशन। तो ये आपके 5 पार्ट्स हैं होलोजेनिक न्यूट्रिशन के, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट फूड बना वो फूड, स्मॉलेस्ट जो फूड फॉर्म बना वो हम लोग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए, दैट्स व्हाई हम लोग का फूड एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है बच्चों। ना हम लोग आगे देखते हैं। आई नो थोड़ा सा कुछ छोटा दिख रहा होगा बट प्लीज फोकस करो, वो देखिएगा। मैं सुनो, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, बता रहा था कुछ। तो देखो बच्चों, जो हम लोग फूड लेते हैं, तो फूड हम लोग क्यों लेते हैं, बिकॉज अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो हम लोग के सेल्स को एटीपी नहीं बनाने में बनेगा और हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो डेथ हो जाएगा पर्सन का, ठीक है। तो बेसिकली फूड जो है वो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी का, क्योंकि फूड के बिना इंसान सर्वाइव नहीं करेगा। हाँ कुछ दिन कट जाएगा, वो भी देखेंगे हम लोग, बट आफ्टर सम टाइम जब इसको फूड तुम कंटिन्यू नहीं दोगे तो पर्सन का डेथ हो सकता है। तो फूड जो है बच्चों वो आपका वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब देखो फूड जो हम लोग खाते हैं उस फूड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। तो फूड के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट। तो उस केमिकल को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ना न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो लिखा हुआ है मैक्रो एन मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके फूड के अंदर प्रेजेंट है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड का मतलब हुआ कि हम लोग इनको मेजर अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। हम लोग का जो फूड होता है उसमें मेजर अमाउंट किसका होता है बच्चों, वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और साथ साथ इन प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स को मतलब इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सम मेथड्स। तो कुछ मेथड्स के थ्रू हम लोग इनको फूड से सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, जिसके एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फूड से। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। तो पहला बात इसको हम मेजर अमाउंट में लेते हैं, और दूसरी बात बाय यूजिंग सम मेथड्स वी कैन सेपरेट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, एग्जांपल देखो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में, वो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट। आपके लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो लिपिड या फैट, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हम लोग के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसको हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में लेते हैं, मेजर अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, और इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बॉडी में। अब बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिसको कि हम लोग लेस अमाउंट में लेते हैं। तो इसका अमाउंट कितना बताओ, इसका अमाउंट हम लोग लेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के ये प्रोटेक्टिव चीज है। कहने का मतलब कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम हो जाएंगे तो बॉडी में डिजीज होंगे, बॉडी में बीमारियां होंगी डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो देखो मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर। तो मिनरल, विटामिन और वाटर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सपोज करो कि बॉडी के अंदर विटामिन कोई कम है, विटामिन हम लोग अलग से पढ़ेंगे लास्ट में, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बट इन अभी जो एग्जांपल समझ सकते हो। सपोज करो कि किसी इंसान में विटामिन ए कम है, तो बताओ क्या होगा, विटामिन ए जब कम होता है तो होता है क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन अगर सपोज करो बी कम है तो क्या होता है बताओ आपको, बेरी बेरी। विटामिन अगर सपोज करो सी कम है तो कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी।
विटामिन डी कम है तो क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, तो विटामिन तो बहुत सारे हैं, अभी सारा लिख नहीं सकते, मैं यहाँ पे टाइम नहीं है और यहाँ पर एप्रोप्रिएट सीक्वेंस नहीं है। तो जब विटामिन पढ़ेंगे तो बस बताने के लिए बताया कि विटामिन, मिनरल और वाटर प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल क्यों है, बिकॉज अगर इनका एक नॉर्मल लेवल बॉडी में नहीं होगा और ये बॉडी में डेफिशिएंट होंगे, कम होंगे, तो बच्चे उस इंसान और बच्चे के अंदर बीमारियां होंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब बेसिकली शाम और रात के टाइम में वो पर्सन अच्छे से देख नहीं पाता है। विटामिन बी में बेरी बेरी होता है। विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी यू नो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून निकलता है। विटामिन डी, रिकेट्स, अगर विटामिन डी कम है तो रिकेट्स होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और बोन्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट पड़ जाते हैं, किसी में विटामिन डी के कमी से। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं और क्या क्या इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, तो मिनरल एंड वाटर। तो मिनरल और वाटर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार, 5 स्टार लगवा इस पर। 5 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार हम लोग लगाते हैं टॉपिक्स के ऊपर उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, लिखा हुआ है एनर्जी या कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का सीक्वेंस क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या समझते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है, सपोज करो एक देखो एक मशीन होता है, दैट मशीन इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये भी क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक मशीन होता है। इस मशीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, किसके प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे, अगले केस में फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और अगले केस में 1 ग्राम फैट लेंगे, और 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट को जब हम लोग बर्न करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा, सो दैट हीट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस। तो प्रोटीन के केस में प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स के अंदर फैट्स का। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑल अबाउट कि जो भी आपका हीट प्रोड्यूस होता है बाय द, अच्छा कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या कंप्लीट कंबशन, वो चीज पूरा जलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा जला तो नहीं, तो वो वैल्यू खराब आ जाएगा। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितना हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट का यूनिट हम लोग लेंगे या तो कैलोरी में उसमें, सो दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखो यहाँ पर डाटा आपको जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो ये रहे। तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट से निकलता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का कैलोरीफिक वैल्यू है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम में इतना कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में इतना कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट में इतना कैलोरी। तो याद करने का ट्रिक है कि C फॉर 4, P फॉर 5 और 5 और 4 9। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक होता है याद करने का। तो C से 4 तो 4.1, P से 5 एंड फैट। अच्छा आप बोलोगे सर ये 0.1, 0.65 और 0.45 कैसे याद रखें, तो देखो उसको भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का कम है। अब एग्जाम में जब जाओगे तो आपको कंफ्यूजन 4 और 5 में नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन होगा 4.65 था या 4.10 था। तो उसका भी ट्रिक है, जो कम वाला है वो कम साइड में है, तो कार्बोहाइड्रेट कम है तो 0.5 से लेस है, तो 0.5 से लेस है ना, ओके, तो 4.10 और 5.65 ज्यादा वाला है तो ये 0.50 से ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, और फैट्स की बात करें तो फैट्स का जो डाटा है वो है 9.45, तो 5 और 4 9। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 5 और 4 दिख रहा है, देखो यहाँ पर 5 और 4 हिडन है, ये 5 और ये 4, तो इसका ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू याद रखोगे। तो फैट्स वाले केस में देखो, फैट्स वाले में 9 तो आपको याद रहेगा, तो 9 कैसे बनता है, 4 और 5 9। ठीक है, देखो बच्चों ये कहाँ पे आया, ये मशीन के अंदर आया, बट एक्चुअली में इंसान की बॉडी में ये डाटा थोड़ा सा वैरी करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मशीन के अंदर ये डाटा है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू,
बट अगर 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम फैट को इंसान की बॉडी में हम लोग अगर कंबसन करते हैं और हम लोग वहाँ पे इसको मेटाबोलाइज करते हैं, जला देते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी बनता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड फिजियोलिक वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नया नया आया है 1 साल पहले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो दिस इज कॉल्ड फिजियोलिक वैल्यू। तो क्या मतलब हुआ? तो मतलब हुआ कि एक्चुअल अमाउंट जो बॉडी में रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड फिजियोलिक वैल्यू। किसका? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। तो आपको याद रखना है कि फिजियोलिक वैल्यू कितना है तीनों का। तो देखो यहाँ पर बड़ा इजी है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का देखा गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का देखा गया कि दोनों का सेम है। तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम किसका? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का। और फैट का क्या है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये भी आसान याद करना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या नियर अबाउट काफी नजदीक है, 4 और 5 नजदीक है ना। 4 और 5 जितना नजदीक है उतना 4 और 9 दूर है, और 5 और 9 दूर है। तो इसका ट्रिक बस यही है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 पे ही रह गया, ठीक है। सी से 4 याद रखोगे। तो सी और पी मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम है, और फैट्स का वही ट्रिक रह गया 9। तो फैट का कितना गया वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब देखो नीट में आपके क्वेश्चन आएगा कि कोई इंसान 1 ग्राम प्रोटीन खा रहा है तो उसके बॉडी में कितना एनर्जी बनेगा, और ऑप्शन में है 5.65, 5 और 4। आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। 4 क्यों? क्योंकि वो बॉडी में पूछ रहा है, बॉडी में प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम निकलता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे। दो डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला है यूजेज इन स्टार्वेशन। तो किसी भी तीनों सबस्ट्रेट का यूज स्टार्वेशन मतलब कोई जब आदमी भूखा होता है, सपोज करो या तो वो रोजा कर रहा है या सपोज करो वो फास्टिंग कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज यूज होता है, इसका सीक्वेंस क्या है। देखो बच्चों सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, और कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है कहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट लीवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आप पढ़े होगे 9th में कि प्लांट में स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, और एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब जो भी आप ग्लूकोज एक्स्ट्रा लेते हो, वो ग्लूकोज जो होता है ना बाबू, ये ग्लूकोज आपके लीवर में जाके स्टोर होता है। किस फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन फॉर्म में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। तो ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है। स्टोर्ड फॉर्म किसका? एनिमल्स का और ह्यूमंस का भी। तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म और फूड है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और उसको एनर्जी देगा। सपोज करो कि बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया, उसका ग्लाइकोजन जितना था लीवर पे जमा हुआ वो सब खत्म हो गया। तो अब सेकंड क्या है? फैट्स। तो अब फैट्स टूटने लगेगा, और जब फैट्स टूटता है तो आपको एक चीज बस ध्यान रख लेना, आगे हम उसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो अगर फैट्स टूटेगा तो उसके बॉडी में कुछ बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड कीटोन बॉडीज। दैट इज कॉल्ड कीटोन बॉडीज। तो देखो फैट्स के पार्शियल ब्रेकडाउन से, फैट्स टूटेगा इसका, तो फैट्स के पार्शियल ब्रेकडाउन से बनता है एक चीज दैट इज कॉल्ड कीटोन बॉडीज। अभी ध्यान रख लो इसको बस। तो कीटोन बॉडी जो बनेगा वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। और आपको पता होगा, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, यूरिन कैसे बनता है? यूरिन बनता है ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। तो ब्लड के अल्ट्रा फिल्टर से यूरिन बनता है। तो अगर कोई चीज ब्लड में है तो यूरिन में वो मिलेगा। तो यही कीटोन बॉडी यूरिन में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी इंसान के यूरिन में कीटोन बॉडी मिल रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि या तो उस इंसान के अंदर स्टार्वेशन है, वो काफी लंबे टाइम से भूखा है, या तो उसको डायबिटीज है, या तो वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो 3 कंडीशन में कीटोन बॉडी मिलता है। हम लोग तीनों पढ़ेंगे आगे जाके एक्सरसाइज सिस्टम में। अभी ध्यान रख लेना कि फैट्स के पार्शियल ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज बनते हैं, और वो कीटोन बॉडीज यूरिन में मिलते हैं। तो यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलना कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। कहने का मतलब सपोज कोई आदमी है, वो क्लेम कर रहा है कि हम 15 दिन से भूखे हैं और हम 15 दिन से फास्टिंग में बैठे हैं, तो हम लोग उसका जब यूरिन टेस्ट करेंगे तो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज अगर मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यस वो सही बोल रहा होगा मे बी, क्योंकि फैट्स टूटना शुरू हो गया बॉडी का। पहले बॉडी का कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट जब खत्म होता है तो फैट टूटता है, और फाइनली लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन। तो लास्ट में बाबू प्रोटीन टूटने लगेगा, और जब प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बेसिकली आपका मसल मास बनाता है। प्रोटीन बेसिकली आपके बॉडी का मसल मास बनाता है, ठीक है। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या होगा? प्रोटीन टूटने से क्या होगा? मसल मास टूटेंगे, आदमी पतला होने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। तो वेस्टिंग होगा किसका? मसल्स का। मसल्स का वेस्टिंग का मतलब मसल्स बेसिकली आपके
धीरे धीरे कमजोर होंगे और आपका जो बॉडी का मसल मास है वो कम, मतलब आदमी धीरे धीरे पतला दिखने लगेगा। तो जो कि आदमी क्रोनिक स्टार्वेशन में है वो उसके अंदर प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होने से वो आदमी का बॉडी का जो मसल्स है उसका वेस्टिंग होगा, वेस्टिंग का मतलब वो खराब होगा, वो बर्बाद होगा और फाइनली वो आदमी पतला होगा। तो प्रोटीन बॉडी का मसल मास बनाता है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लो। अगला है इंपॉर्टेंस की बात करें तो बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी में प्रोटीन है। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये मसल मास बनाता है। मसल मास मतलब प्रोटीन बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन बॉडी का बिल्डअप करता है। अच्छा, और बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन का आपसे पूछ सकता है, एक ही चीज पूछ सकता है कि प्रोटीन का डेली इंटेक कितना होता है, होना चाहिए। तो इसका आंसर है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का मतलब समझ करो 70 किलो का आदमी है तो 70 किलो के आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन खाना है मिनिमम एक दिन में। अगर 60 किलो का आदमी है तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। दैट इज द डेली इंटेक। तो उसको ध्यान रख लोगे। द इंपॉर्टेंस में प्रोटीन के बाद सेकंड है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सेकंड नंबर पे आता है। और सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? फैट्स। तो फैट्स सबसे कम इंपॉर्टेंट है। फैट्स बेसिकली आपके बॉडी में जाता है और वो एडिपोज टिश्यू बन जाता है। एडिपोज टिश्यू में वो छिपा होता है और वो आपके बॉडी के वेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग फैट्स की तो फैट्स का कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं। फैट्स का एक ही आप कह सकते हो फंक्शन कि बॉडी को देता है क्या? थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन का मतलब हम लोग का जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर एक अमाउंट ऑफ हीट होता है, गर्मी होता है, तो वो हीट एस्केप नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस फैट लेयर। तो फैट का जो लेयर होता है वो आपके स्किन के नीचे जमा होता है और उस फैट के लेयर की वजह से इंसान को मिलता है थर्मल इंसुलेशन। तो इंसान का हीट जो होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस फैट। लास्ट में दो टॉपिक लिखा हुआ मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। तो बॉडी के लिए देखो प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ोगे आप, जब प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा मैक्रो और माइक्रो, बट वो प्लांट के रिस्पेक्ट बताया जाएगा। बट हम लोग इंसान के लिए पढ़ रहे हैं तो इंसान के लिए क्या क्या मैक्रो एलिमेंट और क्या क्या माइक्रो एलिमेंट है। तो मैक्रो एलिमेंट होता क्या है? मैक्रो एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका कि डेली इंटेक होता है मिनिमम 100 मिलीग्राम पर डे या उससे ज्यादा। तो रिक्वायरमेंट है इसका 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा। तो एग्जांपल ध्यान रख लोगे Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटासियम, Ca प्लस 2 मतलब कैल्शियम। तो देखो बाबू Ca प्लस 2 कैल्शियम सल्फर ये सब क्या है? ये सब आपका मैक्रो एलिमेंट्स और एग्जांपल्स होता है, आप इतना ध्यान रख लोगे। और माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका कि हम लोग को बस स्मॉल अमाउंट चाहिए। तो इसका बस हम लोग स्मॉल अमाउंट हम लोग को पर डे चाहिए। एग्जांपल्स क्या बताओ? एग्जांपल है आयरन। तो आयरन, उसके बाद जिंक और मैंगनीज। ठीक है, तो आयरन, जिंक, मैंगनीज माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स मतलब लाइक लीवर, पैंक्रियाज, ये सब जो आपके ग्लैंड्स हैं वो सब आपके ग्लैंड एसोसिएटेड है। और एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली वो कैनाल है, वो रास्ता है जो आपके इसोफेगस से शुरू होगा और इसोफेगस शुरू होगा वो एनस तक जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ का बात करें तो ये होता है 30 फीट। तो 30 फीट लंबा एलिमेंट्री कैनाल है हम लोगों का। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगा और 30 फीट मतलब 9 मीटर। तो 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ है। और इस 9 मीटर वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में लिखता क्या है? एलिमेंट्री कैनाल रन करता है इसोफेगस से एनस तक। और बात करें सबसे लंबा पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो सबसे लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वो डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं आइडिया तो सुन लो मेरे मुंह से। तो देखो बच्चों, माउथ है, माउथ के बाद आपका ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है जो मुंह खोलते हो। उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर फेरिंग्स आता है। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स है कॉमन पाथवे। ऐसा समझ सकते हो आप लोग कि ये सपोज करो माउथ है, माउथ यहाँ के और यहाँ से नाक वाला पैसेज। तो नाक वाला पैसेज और माउथ दोनों मिलता है पहले, और तो क्या कहते हैं बताओ? फेरिंग्स। ठीक है ना, इस फेरिंग्स का अच्छा तो यहाँ पर फेरिंग्स में क्या दिख रहा है? ऊपर से एक रास्ता है, नीचे से रास्ता है, दिख रहा है। और अब फेरिंग्स फाइनली डिवाइड करेगा यहाँ से। तो फेरिंग्स से अब दो रास्ता निकलेगा, एक रास्ता आगे निकलेगा और एक रास्ता पीछे निकलेगा। तो आगे वाला रास्ता कौन सा बताओ? आगे वाला है तो क्या है? ट्रैकिया है। और पीछे वाला क्या है बताओ बाबू? ये है इसोफेगस। बट क्या होता है एग्जाम में जाकर भी कंफ्यूज कर जाते हो। जैसे कि मैं आपको
मेरे सामने खड़ा हो इस तरह, ठीक है, नाक पे यहाँ मुंह यहाँ, तो नाक और मुंह जब कॉमन मिला, जहाँ मिला फेरिंग्स में, ना फेरिंग्स से फिर दो रास्ता निकलेगा, तो एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता ऐसे। तो आगे जो रास्ता गया वो क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जिससे कि आपको एयर जाएगा लंग्स में। और पीछे वाला क्या है, इसोफेगस, मतलब ये फूड पाइप है। तो इसोफेगस इज फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज विंड पाइप, वो पाइप जिससे हवा जाएगा। बट एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ट्रैकिया आगे इसोफेगस है। इसका ट्रिक है, आप गला दबाओगे तो गला दबाने पे क्या रुकता है, सांस रुकता है, खाना रुकता है, सांस रुकता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि ट्रैकिया आगे है। बट अगर पीछे से दबाओगे तो आपका सांस नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि पीछे साइड्स में वर्टिब्रा के पीछे इसोफेगस है, आप इसोफेगस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो खाना रुकता नहीं। और जब गला दबाते हो तो आपका सांस रुकता है। तो इसका आंसर ऐसे एग्जाम में निकाल सकते। तो ट्रैकिया वाली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसोफेगस जब आगे बढ़ता है तो क्या आता है बताओ, इसोफेगस नीचे गया, फिर क्या आया, स्टोमक आया। स्टोमक ये क्लास 10 में पढ़ चुके हो, आई थिंक आपको इस बार होगा, ऑल्दो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो क्या बच्चों, तो इसोफेगस के बाद स्टोमक आया, स्टोमक के बाद क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। उसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम के बाद फाइनली क्या है बच्चों, आपका एनस। और एनस के एनल ओपनिंग से आपका फीकल मैटर बाहर आ जाता है। तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के हम लोग पार्ट्स बता दिए। तो क्या क्या बोले बताओ, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, और आई थिंक आपको आता होगा, आप 10th पास किए हो तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, कितना लंबा, 20 फीट का, और 20 फीट सही 6 मीटर होता है, 6 मीटर। और बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लंबा कौन सा, तो 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे लंबा पार्ट है इलियम। इलियम अकेला 3.5 मीटर लंबा है। ओके, नाउ अब हम लोग 1 बाय 1 आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग तित से। तो देखो, तित से शुरू करेंगे और हम लोग एनस तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, हम सबके पास तित होता है, पता होगा। तो देखो, ये तित का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो तित जो होता है वो तित आपके जॉ बोन्स में, अच्छा जॉ दो होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला, ऊपर का जबड़ा मैक्सिला। और लोअर जॉ को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो मैंडिबल इज लोअर जॉ एंड मैक्सिला इज अपर जॉ। तो तित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, ना सिर्फ कॉस्मेटिकली, बट ये तित हम लोग के फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे देखते हैं, तो तित की बात करें तो बच्चों, तो आपको पता होगा कि इंसान के अंदर तित 2 बार आते हैं, ठीक है। तो कुछ तित जो होते हैं बच्चों, वो तित आते हैं बचपन में, और उसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत या मिल्क तित, ऐसा मानते हैं कि वो दूध से बना है। तो तित की बात करें तो तित की टाइप्स पूछता है आपसे एग्जाम में पूछता है कि इंसान का तित कैसा होता है। तो देखो यहाँ पर इंसान का तित होता है इन 4 तरह का। तो पहला है डाइफाइडोंट। तो डाइफाइडोंट का क्या मतलब होता है, तो डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि इंसान की बॉडी में, अच्छा पहले दांत का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर। तो देखो, इस इंसान की बात करें तो इस इंसान के, ये सपोज करो ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का, 3D बनाना पॉसिबल नहीं 2D पे, मैं सपोज करो कि इस तरह है और ये नीचे का जो इस तरह है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में दोनों मिला के 32 दांत होता है। तो 32 दांत कुछ इस तरह होते हैं। तो एक एडल्ट के अंदर 2 इंसिजर होता है, आई फॉर इंसिजर, सी फॉर कैनाइन। तो देखो टाइप्स होते थे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो एक एडल्ट इंसान के अंदर 2 इंसिजर होता है, एक कैनाइन होता है। ओके, यहाँ देखो 2 इंसिजर, एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर 3 मोलर, ठीक है बच्चों। तो एक एडल्ट इंसान के अंदर, तो गिनती करो कितना हो गया, तो 2 3 4 5 3 8, तो 8 इधर 8 इधर, 8 8 16, फिर 8 इधर, यहाँ तक 8 आएगा ना 24, और ये 8 32, तो कितना हो गया 8 4 जा 32। तो 32 दांत एडल्ट में होते हैं, और उन 32 में इंसिजर्स एक साइड में बात कर रहे हैं, एक जॉ का एक साइड में, तो 2 इंसिजर है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो किसी भी एडल्ट का अगर हम लोग दांत को देखेंगे और हम लोग उसको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का होता है 2123 by 2123। तो 2123 में 2123 क्या है,
तो ये 2 क्या है बच्चों, ये 2 है आपका इंटीजर, 1 क्या है कैनाइन, ये 2 क्या है प्रीमोलर, और ये 3 क्या है मोलर। तो कहने का मतलब है कि एक इंसान के अपर जॉ या लोअर जॉ में बात करें एक साइड की, तो 2 1 2 3 का अरेंजमेंट होता है, 2 इंटीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, और ये ऐसा ऐसा दोनों साइड है तो इनटू 2, मतलब 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इनटू 2। ठीक है, तो गिनती करो, 2 1 3 2 5 3 8, नीचे 8 16 और 16 दूना 32, 16 2 जा 32। ठीक है, तो एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इनटू 2। 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, फिर अगला 2 प्रीमोलर है और लास्ट 3 मोलर है। ठीक है, बट इन 32 दांत में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन 32 दांत की बात करें तो इन 32 टिथ्स में देखो बच्चों 12 टिथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार टूटते हैं और फिर से आते हैं। तो जो टूटते हैं या जो शुरू में आते हैं देयर आर कॉल्ड टेम्पोररी या डेसिडुअस या मिल्क टिथ। तो टेम्पोररी कहो, डेसिडुअस कहो या मिल्क टिथ कहो। तो दूध के दांत कितने हैं अब 20 हैं, और ये जो 20 दांत हैं ये 20 दांत फाइनली टूट जाते हैं और वापस से दोबारा जो आते हैं वो अब परमानेंट एडल्ट टिथ हो जाते हैं। अच्छा वो भी टूट सकते हैं, ऐसा नहीं है आप रोड एक्सीडेंट होगा या गिर जाओगे तो टूट सकता है, बट स्टार्टिंग में जो 20 दांत आते हैं वो नेचुरली कमजोर होकर टूट जाते हैं और उसके बाद फिर से वापस वो 20 दांत आते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइफाइडोंट। डाई मतलब 2, फाइडोंट का मतलब टिथ की बात कर रहे हैं। तो डाइफाइडोंट का मतलब होता है, पढ़ा लिखा हुआ है, सेट ऑफ टेम्पोररी डेसिडुअस या मिल्क, मतलब टेम्पोररी डेसिडुअस या मिल्क टिथ का सेट रिप्लेस होता है बाय परमानेंट एडल्ट टिथ। तो परमानेंट या एडल्ट टिथ से रिप्लेस होते हैं। तो ये 20 दांत है कौन कौन, तो ये 20 दांत होते हैं ये दोनों इंसीजर, ये कैनाइन और लास्ट फर्स्ट 2 मोलर। ये 20 दांत कौन कौन से होते हैं बताओ बच्चों, ये 20 दांत होते हैं, ये 20 दांत होते हैं, ये दोनों इंसीजर, ये कैनाइन और स्टार्टिंग के 2 मोलर। तो गिनती करो 2 3 4 5 और 5 × 4 कितना बताओ 20, तो 5 4 जा 20। समझ में आया, ये जो 20 दांत होते हैं ये 20 दांत लाइफ में 2 बार आते हैं। कौन कौन से इंसीजर दोनों, एक कैनाइन, प्रीमोलर इसमें नहीं है, प्रीमोलर डाइफाइडोंट में नहीं आता है। ओके, और मोलर कौन सा बच्चों, मोलर स्टार्टिंग टू मोलर, लास्ट मोलर डाइफाइडोंट में नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लास्ट मोलर जो होता है वो लाइफ में 2 बार या 1 बार, केवल 1 बार आता है। तो इंसीजर, कैनाइन और स्टार्टिंग के 2 मोलर लाइफ में 2 बार आते हैं, 1 बार आते हैं और टूट जाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग फिर परमानेंट टिथ से। ठीक है, तो डाइफाइडोंट क्या क्या हो गया बताओ बच्चों, तो डाइफाइडोंट हो गया आपका इंसीजर, कैनाइन और स्टार्टिंग 2 मोलर, स्टार्टिंग का 2 मोलर दांत, ये क्या हो गया आपका डाइफाइडोंट। क्लियर है, तो अब हम लोग डाइफाइडोंट का डेंटल फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। तो लिख के दिखाओ, तो डाइफाइडोंट में क्या क्या आया, तो इंसीजर आया तो 2 इंसीजर, एक कैनाइन आया, वेरी गुड। तो प्रीमोलर आया क्या, नहीं, तो प्रीमोलर को हम क्या लिखेंगे 0 0, और मोलर कितना आया 2, 3 में 2 तो लिखेंगे 2। तो 2102 बाई 2102 इंटू 2 मतलब 2, दोनों साइड है ना जी, अपर लोअर जॉ, लेकिन दोनों साइड तो है इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो डाइफाइडोंट का डेंटल फॉर्मूला है 2102 बाई 2102। चलो हम लोग अब देखते हैं एक और है मोनोफाइडोंट। तो ह्यूमन के टिथ्स में मोनोफाइडोंट पैटर्न भी मिलता है। कहने का मतलब क्या, मोनोफाइडोंट वो टिथ है जो लाइफ में केवल 1 बार आते हैं। तो जो 2 बार आते हैं वो आपको याद हो गया, तो जो बचा वो क्या है, केवल 1 बार आने वाला। तो वो क्या क्या हो गया, वो हो गया आपके दोनों प्रीमोलर और लास्ट मोलर। तो देखो ये दोनों प्रीमोलर और लास्ट मोलर लाइफ में केवल 1 बार आता है। ऐसा नहीं है कि आता है दूध का दांत और टूटता है, ये सिर्फ 1 बार आता है। तो मोनोफाइडोंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो 0 0 क्यों लिखे, बिकॉज इंसीजर कैनाइन क्या है डाइफाइडोंट का एग्जांपल है। फिर 2 क्यों लिखे, क्योंकि दोनों प्रीमोलर क्या है वो बताओ मेरा, दोनों प्रीमोलर मोनोफाइडोंट है। और ये 1 क्या है, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट मोलर को, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 मोलर कर रहा है, ये 2 कर रहा है स्टार्टिंग 2 मोलर को। अरे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो तो फॉर्मूला है 0021 बाई 0021 इंटू 2, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं।
और देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक डाटा और याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपको ये बताया कि 2 मोलर जो होता है स्टार्टिंग का वो टूटता है और फिर आता है, वेरी गुड, तो आता है फिर ना, तो आता है मतलब वो परमानेंटली तो आता है, और तीसरा जो है वो तो एक ही बार आता है परमानेंटली। तो आपको उसका ईयर याद रखना है, कितने साल में आता है। अच्छा आपको सबका याद नहीं रखना है, सबका याद रखने के लिए आपको डेंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग को बस नीट पास करने से मतलब है, नीट क्रैक करना है, इतना हम लोग बस पढ़ेंगे कि हम लोग का नीट में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट मोलर की बात करें तो फर्स्ट मोलर आता है 6 साल की उम्र में, सेकंड मोलर आता है 12 साल की उम्र में, और थर्ड मोलर जो होता है वो 18 साल में आना शुरू होता है और 24 साल तक की एज में आ जाता है। तो अप टू 24 आता है 6, 12, 18, तो ये 6 का टेबल है, 6 1 जा 6, 6 12, 6 3 जा 18, तो 18 साल में थर्ड मोलर आता है और 24 साल तक आ जाता है लोगों को। और थर्ड मोलर को हम लोग बोलते हैं क्या, विजडम टीथ, और थर्ड मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ सकता है सर। क्वेश्चन आया हुआ है कि इसे सपोज करो कि एक एनिमल का वो डेंटल फॉर्मूला दे देगा, इस तरह दे देगा 212x बाई 212x, और बोल देगा इसके अंदर टीथ हैं 36, तो इसके 36 दांत है, तो उनको बोलेगा कि बताओ कि इस x का वैल्यू क्या है। तो देखो क्वेश्चन 212x बाई 212x 36, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपके माइंड में तो होगा, देखो क्या है यहाँ पर 2 1 2 3 मतलब क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 6 32, तो 8 4 जा 32, अरे हुआ ना, क्योंकि चारों तरफ होगा ना, ऊपर नीचे, और नीचे के ऊपर की तरफ बायां दायां और नीचे में भी बायां दायां, तो 212x बाई 212x 36 है। x का वैल्यू या मोलर का वैल्यू कितना है 4, अरे आया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, या इजी क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ सकता है कि किसी एनिमल का डेंटल फॉर्मूला है 2145 बाई 2145, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टीथ कितना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 1 3 4 5 और 5 5 और 9 1 10 2 11, 11 इंटू 4 कितने दांत हो गए 44 दांत, अरे हो गया। कि टीथ के और क्या टाइप्स होते हैं ह्यूमन के, तो पहला बताया आपको डाइफाइडोंट, दूसरा बताया मोनोफाइडोंट, और तीसरा बताया देखो यहाँ पर तीसरा है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब होता है, देखो हम लोग क्या होता है लोअर जॉ इक्वल मैंडिबल एंड अपर जॉ इक्वल मैक्सिला, तो इंसान के 2 जॉ होता है। अच्छा बताओ विच इज द ओनली, देखते हैं क्वेश्चन है, आंसर दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, विच इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, स्कल का एकमात्र मूवेबल बोन कौन सा है, आंसर इसी बोर्ड पर छिपा है, आपको आंसर देना है, ठीक। तो मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर इस तरह के सॉकेट्स होते हैं, गड्ढे गड्ढे होते हैं बने हुए, ठीक है। सॉकेट्स का मतलब बिजली का सॉकेट, देखो तो बिजली के सॉकेट में आप स्विच को प्रेस किए, लाइक सपोज ये सॉकेट है और ये आपका प्लग का आगे का न्यू निकला हुआ लोहा है, तो इसको हम लोग फुट किए, तो वही चीज, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के सॉकेट्स होते हैं कहाँ पर, अपर जॉ और लोअर जॉ में, एंड इन सॉकेट्स के अंदर हम लोग का जो टीथ है वो जाके एम्बेड होता है, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, और जॉ बोन कौन सा, अपर एंड लोअर, मैंडिबल एंड मैक्सिला, मैंडिबल इज लोअर एंड मैक्सिला इज अपर, ओके। और थीकोडोंट मिलता है क्रोकोडाइल में भी, ये ध्यान रख लोगे एक्स्ट्रा पॉइंट। चलो नाउ अगला है हेट्रोडोंट, तो ह्यूमन का टीथ होता है हेट्रोडोंट का एग्जांपल। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि इंसान के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, 4 डिफरेंट क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसान के अंदर 4 तरह के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। तो आपसे फंक्शन अगर पूछा जाए स्पेशली, तो इंसीजर का फंक्शन होता है, देखो इंसीजर का फंक्शन होता है बाइटिंग, तो कुछ को बाइट करना है, जैसे कि सपोज करो आप बर्गर खा रहे हो, और जब बर्गर खा रहे हो तो आप बाइट लगा रहे हो उसमें, ठीक है, कट मार रहे हो, तो बाइटिंग के लिए इंसीजर का काम। कैनाइन का फंक्शन होता है टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब सपोज करो आप चिकन या मटन खा रहे हो और उसका जो फ्लैश है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से आप लेग पीस को खींच रहे हो, तो दैट इज टीयरिंग। और प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मैस्टिकेशन। तो कोई भी चीज आप मतलब सपोज करो टीयर कर लिए, बाइट कर लिए, चबा रहे हो प्रीमोलर और मोलर से, तो फंक्शन याद रखोगे, प्रीमोलर और मोलर का फंक्शन है मैस्टिकेशन, और इंसीजर का फंक्शन है बाइटिंग, और कैनाइन का फंक्शन है टीयरिंग, ठीक है। चलो तो ये आप ध्यान, ये आपको आता भी होगा पहले से ना। अगला है बोनोडोंट, तो ह्यूमन कहते हैं बोनोडोंट का एग्जांपल है। बोनोडोंट किस बेसिस से बोलते हैं हम लोग, किस बेसिस से बोलते हैं, बाकी समझ में आ गया, बाकी क्या समझ में आया कि जॉ में है तो वो थीकोडोंट है। तो बोनोडोंट किस बेसिस से बोलते हैं, तो बोनोडोंट हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इनामेल एंड डेंटाइन। तो देखो टीथ का जो इनामेल और डेंटाइन होता है, इनामेल डेंटाइन क्या होता है आपको नहीं पता है तो देख लो। तो इनामेल डेंटाइन का मतलब है
देखो ये आपका सपोज करो टिथ है और ये आपके बोनी सॉकेट में आप चढ़, तो टिथ का ये जो बैकग्राउंड पार्ट है, दिख रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड डेंटाइन। और इसके ऊपर जो साइनिंग सरफेस होता है, इसके ऊपर जो साइनिंग टिथ का सरफेस है, दैट इज कॉल्ड इनामेल। और समझ में आया? तो डेंटाइन मतलब पीछे वाला पार्ट और इनामेल का मतलब जो व्हाइट साइनिंग पार्ट है, तो जो बाहर चमकता हुआ पोर्शन आपको दिखता है रात में, वो इनामेल है। और जब आप इनामेल को हटा दोगे खुरद के, तो उसके अंदर डेंटाइन दिखेगा। तो इनामेल और डेंटाइन के अरेंजमेंट पे ह्यूमन का टिथ मोनोडोंट होता है। और ऐसा क्या है इंसान के इनामेल डेंटाइन में क्या फीचर है? तो इंसान का इनामेल और डेंटाइन होता है स्मॉल ब्लंट राउंडेड कस्ट। इंसान का जो इनामेल डेंटाइन जो दांत का स्ट्रक्चर होता है वो छोटा छोटा होता है, ब्लंट मतलब ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड किसको चाहिए? कार्निवोरस को। तो जो कार्निवोरस होते हैं एक्सक्लूसिवली, जैसे कि टाइगर, उनके टिथ कैसे होंगे? उनके टिथ पॉइंटेड होंगे। तो हम लोग का टिथ ब्लंट है। ब्लंट क्यों बताओ? बिकॉज ब्लंट टिथ इसलिए क्योंकि हम लोग के टंग वगैरह में डैमेज ना हो। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक इंटरेस्टिंग बात जानो कि जिनके टिथ बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता है उसके अंदर लिप कैंसर और टंग कैंसर होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि उनका जो दांत तीखा है तो बार बार वो लिप्स में और टंग पे टकराएगा। तो उस लोगों में देखा गया है कि कैंसर के चांसेस ज्यादा है, लिप कैंसर एंड टंग कैंसर। ठीक है, तो ब्लंट टिथ होता है, स्मॉल होता है, राउंडेड कस्ट इसकी बात करें छोटे साइज का, तो कस्ट छोटा होता है। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट बोन राउंड। नो आगे देखो, यहाँ पर बात करें हम लोग इनामेल की। तो इनामेल के बारे में ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखना है। तो इनामेल होता है हार्ड चुइंग सरफेस ऑफ टिथ। तो इनामेल हार्ड चुइंग करने के हेल्प करने वाला सब्सटेंस है टिथ का। और इनामेल का फंक्शन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो इनामेल आपके फूड को मैस्टिकेट, तो क्यों ऐसा क्या है कि फूड मैस्टिकेट में हेल्प करता है? क्योंकि इनामेल होता है बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इनामेल है बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और इनामेल कैसे बनता है? इनामेल किस सेल से बनता है? तो ये ध्यान रख लोगे, इनामेल सीक्रेट होता है बाय अ सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल, तो इनामेल बनता है एमिलोब्लास्ट सेल से। और एमिलोब्लास्ट सेल का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ना जो बच्चे 11th में आए होंगे उनको शायद एक्टोडर्मल नहीं पता होगा। तो ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग किसी भी सेल का ओरिजिन या किसी भी ऑर्गन का ओरिजिन 3 तरह का हो सकता है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। 3 तरह हो सकता है, एक्टो, एंडो एंड मेसो। ये सब क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट अगर ध्यान रख लो कि इनामेल का जो एमिलोब्लास्ट सेल है उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। चलो, तो इनामेल का बनता कैसे कंपोजिशन? तो इनामेल बनता है कैल्शियम और फॉस्फेट से। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेजर अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, और कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंबाइन होते हैं और बनाते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बोलो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इनामेल हो गया, ये पीछे डेंटाइन हो गया, और इसी दांत के नीचे देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नर्व्स होते हैं, यहीं पे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। तो आप तुम तो देखते हो टीवी पे आ रहा था सेंसोडाइन का, तो क्या दिखाता है? कोई भी ठंडा खाएंगे तो अगर सपोज ये नर्व्स जो आपके, ये जो नर्व्स है वो काफी सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी जो बढ़ेगा और सेंसिटिव बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ठंडा या गर्म का एहसास ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो तो आपके काम का नहीं, बट आपको बता दिया। तो इस तरह से टिथ होता है, और ये आपको टिथ के बारे में जानना है। बच्चों अब हम लोग टिथ के बाद पढ़ेंगे टंग को। ठीक है, तो देखो टंग, सबको पता हम लोग के पास टंग है, और टंग की बात करें तो देखो टंग हम लोग बनाए हैं। तो टंग जो होता है बाबू, ये टंग बेसिकली हवा में तो रहेगा नहीं, तो टंग पीछे अटैच होता है, किससे? पीछे फेरिंग्स के पास अटैच होता है बाय स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। तो टंग हम लोग ऐसे करते हैं तो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? बिकॉज टंग पोस्टेरियरली अटैच्ड है बाय स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। तो टंग पढ़ने का हुआ, टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग माउथ के फ्लोर से, माउथ के पीछे जो नीचे फ्लोर सरफेस है उससे अटैच होता है बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। याद रखोगे ना। टंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टंग स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल, या कहो टंग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी है। तो टंग की बात करें तो इस टंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं? तो बेसिकली टंग के अंदर होता है एक इन्वर्टेड वी शेप का। इन्वर्टेड क्यों? अगर ऐसा है तो वी है, और ऐसा है तो इन्वर्टेड वी है। तो टंग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है बाय अ इन्वर्टेड वी शेप्ड सल्कस टर्मिनलिस। तो एक इन्वर्टेड वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दिस इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनलिस आपके टंग को 2 भाग में बांटता है।
आगे का 2/3 एंड पीछे का 1/3, मतलब आगे का 75% और पीछे का 25%. सो आगे का 2/3 पार्ट इज कॉल्ड ओरल पार्ट एंड पीछे का 1/3 पार्ट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट. फेरेंजियल पार्ट मतलब फेरेंज के पास है. जस्ट बताया ना आपको, जस्ट क्या बताया आपको, ये देखो आपका नाक है, ये आपका माउथ है, तो नाक का रास्ता और माउथ का रास्ता दोनों मिलता है, कॉल्ड फेरिंक्स. तो कहीं ना कहीं टंग का ये पीछे वाला पोर्शन यहाँ पे, सो दिस 1/3 इज कॉल्ड फेरिंजियल पार्ट एंड आगे का 2/3 इज कॉल्ड ओरल पार्ट. कोई दिक्कत नहीं है. चलो, तो टेथ की बात करें, सॉरी टंग की बात करें, तो टंग के पूरे टंग के ऊपर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा उठा हुआ कुछ रेज्ड प्रोजेक्शंस होता है. तो वी हैव गॉट सम इनरेज्ड प्रोजेक्शन, कुछ उठा हुआ प्रोजेक्शंस पूरे के पूरे टंग के सरफेस पे होता है एंड दैट प्रोजेक्शंस वे कॉल्ड पैपिला. तो अंतर समझो बच्चों, पैपिला वो इनरेज्ड मार्जिन्स हैं, इनरेज्ड प्रोजेक्शंस हैं किसके ऊपर, नॉट ऑन टिप, सॉरी, ऑन टंग. तो टंग के ऊपर वो इनरेज्ड, वो उठे हुए मार्जिन्स हैं एंड उन्हीं पैपिला के अंदर, उन्हीं पैपिला में कुछ पैपिला के अंदर क्या मिलता है, टेस्ट बर्ड मिलता है. तो टेस्ट बर्ड क्या है, टेस्ट बर्ड वो उस तरह का रिसेप्टर है जो हेल्प करेगा आपको टेस्ट के सेंसेशन में, टेस्ट के फीलिंग में. लाइक हम लोग बोलते हैं ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है. तो बेसिकली उसके रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेस्ट बर्ड, ना कि पैपिला. तो टेस्ट बर्ड का काम है टेस्ट को रिसेप्ट करना, टेस्ट को रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग माइंड को बताना ये मीठा है, ये नमकीन है या खट्टा है. ठीक है बच्चों, तो ये आपके टेस्ट बर्ड्स का काम है. ठीक है, तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स कुछ पैपिला में होते हैं ना, कुछ पैपिला में नहीं होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे. तो हम लोग देख लेते हैं पैपिला कौन कौन से होते हैं. तो देखो 4 तरह के पैपिला होते हैं, 4 तरह के पैपिला है. पहला है फिलीफॉर्म पैपिला. तो फिलीफॉर्म पैपिला बात करें तो उसका क्या क्या फीचर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे छोटा पैपिला है. तो सबसे छोटा पैपिला, देखो छोटा पैपिला दिख रहा है, ये क्या है, फिलीफॉर्म पैपिला है. तो फिलीफॉर्म पैपिला स्मॉलेस्ट है और जब कोई ये छोटा होता है तो मोस्ट कॉमनली वो सबसे ज्यादा होता है. तो स्मॉलेस्ट है और साथ साथ मोस्ट एबंडेंट है. बट एक ही डिमेरिट है, क्या डिमेरिट है, इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स अब्सेंट होता है. तो टेस्ट बर्ड्स अब्सेंट होता है. तो इसका याद करने का तरीका क्या है, फिलीफॉर्म फेल कर गया किस चीज में, टेस्ट पहचानने में. तो टेस्ट वर्ड्स अब्सेंट है, इस तरह से याद करो क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है आगे जाके, क्योंकि अभी अपने बायो पढ़ना स्टार्ट किया, अथाह समुद्र है बायो. तो मैं पूरे ट्रिक्स एंड न्यूमेरिक्स के साथ आपको बायो आसान कर दूंगा. ठीक है, तो फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट है और ये मोस्ट एबंडेंट है, बट खासियत सिर्फ क्या है, टेस्ट वर्ड्स अब्सेंट है ना. अगला है फंगीफॉर्म पैपिला. तो सेकंड टाइप का पैपिला होता है फंगीफॉर्म पैपिला. ओके, फंगीफॉर्म पैपिला में टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होता है. तीसरा तरह का पैपिला है फॉलिएट पैपिला. तो फॉलिएट पैपिला ये अब्सेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर अब्सेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट रैबिट में. तो रैबिट में प्रेजेंट होता है. एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लोगे कि फॉलिएट पैपिला इंसान में होता ही नहीं, अब्सेंट इन ह्यूमन. तो आपसे पूछ रहे कौन सा टेस्ट वर्ड नहीं होता है, फिलीफॉर्म, सॉरी कौन सा पैपिला में टेस्ट वर्ड नहीं होता, तो क्या जाएगा फिलीफॉर्म. आपसे पूछेगा कौन सा पैपिला ही नहीं होता है, क्या जाएगा फॉलिएट. तो फॉलिएट पैपिला ही नहीं होता है और फिलीफॉर्म पैपिला में टेस्ट वर्ड नहीं है. मतलब इस फिलीफॉर्म पैपिला में डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट, ये ब्लैक डॉट क्या है, टेस्ट वर्ड्स है. तो फिलीफॉर्म पैपिला में ये ब्लैक डॉट बनाने के लिए कुछ बना है, तो वो टेस्ट वर्ड नहीं है. और चौथा है सर्कमवैलेंट पैपिला. तो सर्कमवैलेंट पैपिला लार्जेस्ट होता है साइज में. उसका भी ट्रिक है, सबसे बड़ा लेटर है 1 2 3 जितने काउंट करोगे तो सबसे बड़ा लेटर आएगा आउट ऑफ ऑल दिस 4. तो लार्जेस्ट इन साइज है और इसमें भी टेस्ट वर्ड मिलेगा. तो फाइनली आपको याद क्या करना है, याद करना है जो फेल कर गया वो फिलीफॉर्म में और फिलीफॉर्म टेस्ट में फेल कर गया. फॉलिएट इंसान में नहीं होता है पैपिला और फॉलिएट पैपिला रैबिट में होता है. सर्कमवैलेंट लार्जेस्ट होता है, फंगीफॉर्म में टेस्ट वर्ड होता है, सर्कमवैलेंट में टेस्ट वर्ड होता है. क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ना बात करें हम लोग कि टंग में कहां पर कौन सा सरफेस किस चीज के लिए रिसेप्टिव होता है. तो देखो टंग का जो टिप होता है, हम लोग का जो टिप होता है माउथ का, वो टिप होता है स्वीट और सॉल्ट के लिए. साइड वाला पोर्शन किसके लिए, सॉल्ट के लिए. तो दोनों साइड पे नमकीन, जो नमकीन खा रहे हो तो सॉल्ट है. उससे हल्का पीछे जाओ, ये किसके लिए, सावर के लिए, खट्टे के लिए. तो जब कुरकुरे खाओगे कुछ खट्टा वाले कुरकुरे, तो देखना नोटिस करना कि ये वाला चीज अपने आप ऑटोमेटिकली इस साइड चला जाएगा. या आप कोई टॉफी खा रहे हो जो खट्टा टेस्ट में है वो अपने आप चला जाएगा. और पीछे क्या है, बीटर, कोई भी चीज कड़वा है मतलब एकदम अनईजी सा टेस्ट है, बीटर है, वो क्या है उसका टेस्ट वर्ड सबसे पीछे है. बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिली के लिए कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं होता है, मिर्च के लिए कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं होता है. तो आप बोलोगे सर जब मिर्च के लिए टेस्ट वर्ड नहीं होता है तो हम लोग जब तीखा खाते हैं तो हम लोग को क्यों तीखा लगता है कोई भी चीज. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि चिल्ली का कोई टेस्ट वर्ड नहीं होता है. तो चिल्ली का क्या होता है, चिल्ली का सिर्फ और सिर्फ होता है बर्निंग
सेंसेशन। तो चिल्ली को खाने से बस जलन वाला सेंसेशन होता है, मतलब समझ पड़े टंग है और टंग के नीचे नर्व्स होंगे, नस होगा, तो जब कुछ आप तीखा खाते हो तो ये नर्व्स है, ये नर्व्स स्टिमुलेट हो जाता है, और जब नर्व्स स्टिमुलेट होता है तो अंदर से लगता है कि जीभ जल रहा है, लहरने लगता है, हिंदी में लहरना। तो बेसिकली चिल्ली का कोई टेस्ट बर्ड नहीं, चिल्ली का क्या है, बर्निंग सेंसेशन। क्यों? बिकॉज इसके नर्व्स स्टिमुलेट होता है। एक्स्ट्रा 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एलिफेंट का टस्क जो होता है, एलिफेंट का देखो ये हाथी का जो सुर निकला होता है, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? तो एलिफेंट के टस्क होते हैं मॉडिफाइड इंसिजर, इंसिजर ही मॉडिफाई होकर इस तरह से टस्क बन जाता है। हाथी का सुर हिंदी में सुनते हो, तो हाथी का सुर क्या है? हाथी का सुर, अच्छा दांत कितना ज्यादा होता है, इंसिजर कैन प्रीमोलर मोलर, तो हाथी का सुर क्या है? इंसिजर है। अच्छा बताओ, हाथी अपने सुर से खाता है क्या? नो, अपने सुर से वो खाता नहीं, वो सुर से क्या करता है? वो सुर से उठा उठा के पटकता है, जानवर को मारता है। तो हाथी खाता किससे? हाथी खाता है कैनाइन के थ्रू। तो इसलिए कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। तो दिखाने को कुछ और क्या है, मतलब दिखाता क्या है, वो निकला हुआ इंसिजर, और खाने को क्या है, कैनाइन। अगर समझ में आया कहावत? ओके, तो अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। तो मॉडिफाइड इंसिजर है और वो खाता है कैनाइन से। तो हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। ना बात करें वायरस की, वायरस एक जानवर होता है, मूवी में देखे होंगे आप, नहीं तो गूगल पे सर्च करना वायरस का इमेज आपको दिखेगा। तो वायरस का जो ट्रंक होता है वो कौन सा दांत होता है? वो होता है मॉडिफाइड कैनाइन। एलिफेंट का इंसिजर होता है टस्क और वायरस का कैनाइन होता है। मोस्ट प्रोबेबली एलिफेंट ही एग्जाम में आएगा तो आएगा। और लास्ट डेंटाइन, अभी क्या बोले, टीथ का 2 पार्ट है, अंदर वाला डेंटाइन है और ऊपर में साइनिंग क्या, इनामेल है। तो इनामेल किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल से, और ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। और डेंटाइन बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से, तो डेंटाइन बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से, और ओडोंटोब्लास्ट सेल का ओरिजिन है मेसोडर्मल। ये आप बस ध्यान रखिए, मेसोडर्मल, ठीक है। चलो, सो हम लोग सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। तो माउथ में हम लोगों ने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, और हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो देखो, सपोज करो कि कोई इंसान है, इसका नाक है और इसका ये माउथ है। तो होता क्या बच्चों, यहाँ पर गाल के पास पीछे में एक ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। देखो, सैलिवरी ग्लैंड इंसान के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। तो वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, और 3 टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड क्या क्या है? तो पहला है पैरोटिड ग्लैंड। तो पहला है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड की बात करेंगे, तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। तो ये है आपका लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा आपको ये बिलो चिक, तो गाल के जिस पीछे पैरोटिड ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं ना। आपको मिनिमम क्या क्या याद रखना है? अच्छा बताओ पहले बात, सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? तो ये भी नहीं पता आपको, तो सुन लो, ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन और एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन। अंतर क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब उससे निकलने वाला चीज किसी रास्ते से होते हुए बाहर नहीं आता है, वो डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है। अभी समझते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट प्रेजेंट का मतलब, जैसे कोई सैलिवरी ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। तो इस सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा ना बाबू, ये कहाँ ना आपके इस माउथ में आना, समझ लो माउथ के ऊपर टंग है, तो इसको माउथ में आना है, तो ये उड़ के तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं फेंक देगा यहाँ से या झड़ने की तरह जाएगा, नो। तो ये किसी रास्ते से होके आएगा, एंड दिस रास्ता इज कॉल्ड क्या, इस रास्ता इज कॉल्ड डक्ट। तो डक्ट का मतलब वो पैसेज, वो पाथवे जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस फ्लो आता है होते हुए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है और जो डक्ट से होते हुए आता है। तो सैलिवरी ग्लैंड एग्जांपल है किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो सैलिवरी ग्लैंड एक तरह का क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जिसमें डक्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड गला में होता है। तो थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन कौन सा, T3 और T4। तो थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन, जिसको हम लोग थायराइड हार्मोन बोलते हैं, वो सीधे सीधे कहाँ जाता है, सीधे ब्लड में जाता है, सीधे ब्लड में निकल जाता है, कोई रास्ता से निकल के नहीं आता है। गेटिंग पॉइंट? तो वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। तो वो हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं डक्टलेस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्ट प्रेजेंट वाले, ठीक है। चलो, तो पैरोटिड ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो कोई डक्ट होगा, तो डक्ट का नाम क्या है इसका? तो पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम बच्चों याद कर लोगे, इसका डक्ट का नाम है स्टेनसन्स
डक्ट क्या नाम होता है, स्टिनसन्स डक्ट। ना पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड चीक के नीचे है। और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है, बताओ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, अगर पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए वायरस से, यानी वायरस का नाम क्या बताओ, उस वायरस का नाम है पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस। तो अगर आपके पैरोटिड ग्लैंड में पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होता है बच्चों, तो आपका जो पैरोटिड ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, फूल जाएगा, वो सूजन होगा, दर्द होगा, लाल पड़ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड पैरोटाइटिस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स। हिंदी में सुने हो गलमुच्छा, यहाँ पे जो हो जाता है, देखते हो कुछ जानते हैं लोग। तो दिस इज कॉल्ड पैरोटाइटिस या मम्स। क्यों हुआ, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ पैरामिक्सोवायरस से, और पैरोटाइटिस हुआ और मम्स हुआ, और क्या प्रॉब्लम होगा, तो गाल में दर्द होगा। चलिए ना, सेकंड ग्लैंड है जिसका नाम है सब मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलर, देखो नाम में लिखा हुआ है। अच्छा अब क्या होता है आपको, अपर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल एंड सॉरी अपर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल। तो अपर जॉ और लोअर जॉ के नीचे यहाँ पर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबल। सब मतलब गेम खेले आप लोग, सबवे सर्फर सब खेले होगे, सब का मतलब होता है बिलो। तो मैंडिबल के नीचे या मैक्सिला के नीचे, दोनों तो नीचे ही हुआ है, तो मैंडिबल नीचे को या मैक्सिला के नीचे को वी हैव गॉट अ ग्लैंड एंड दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसका पॉइंट क्या रखना है आपको, इसके बारे में पॉइंट याद रखना है, इसके डक्ट का नाम क्या होता है, इसके डक्ट का नाम बताओ वार्टन्स डक्ट। तो इसका डक्ट का नाम क्या है, वार्टन्स डक्ट। वार्टन डक्ट क्या है, वार्टन डक्ट है लॉन्गेस्ट सैलिवरी डक्ट। तो सबसे लंबा सैलिवरी डक्ट है कौन सा, वार्टन्स डक्ट। तो वार्टन डक्ट लॉन्गेस्ट सैलिवरी डक्ट है। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो क्या होता, पोजीशन तो हो गया बिलो जॉ। बिलो जॉ मतलब कह सकते हो बिलो मैंडिबल या बिलो मैक्सिला। तो मैंडिबल या मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट है, और इसका डक्ट लॉन्गेस्ट। अरे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें सैलावा की, तो देखो सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं, और तीनों के सैलावा, तीनों के मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों मिलकर बनाता है सलाइवा। तो सलाइवा हम लोग की बॉडी में बनता है डेली 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे सलाइवा। और तीसरा है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। देखो नाम में लगा हुआ है सबलिंगुअल, सब मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब जीभ। तो जीभ के नीचे वी हैव गॉट सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। देखो जीभ के नीचे वी हैव गॉट सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, इसका डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डक्ट ऑफ रिवेनस। अरे कोई दिक्कत, इसका डक्ट का नाम बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिवेनस। और पोजीशन कैसा होता, पोजीशन है इसका बिलो टंग, तो जीभ के नीचे। अरे क्लियर है। तो ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड मिलके, ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड, तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ये तीनों के तीनों मिलके बॉडी में क्या बनाते हैं, सलाइवा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तीनों के तीनों मिलके बॉडी में सलाइवा बनाते हैं। और ये सलाइवा की बात करते हैं, अमाउंट कितना है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। तो इस सलाइवा में क्या क्या मिलता है, तो इस सलाइवा में मिलता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। तो इस सलाइवा में मिलता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। और इस सलाइवा में और क्या मिलता है, इस सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, Na+, K+, Cl-, बाइकार्बोनेट। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स पता है, आयंस, आयंस की बात कर रहे हैं। तो ये सब आयंस मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, SiO3-। और क्या मिलता है बता बच्चों, और मिलता है इसमें एक चीज दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट है। लाइसोजाइम क्या है, ये लाइसोजाइम है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मतलब, अच्छा देखो यहाँ पे लाइसोजाइम है, एक आप लोग पढ़े होंगे लाइसोजोम, तो दोनों अंतर है। लाइसोजोम क्या है, लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। बट ये लाइसोजाइम है, देखो यहाँ पे जाइम लगा हुआ है, यहाँ पे जोम, अंतर है दोनों में। तो लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल है। तो लाइसोजाइम का फंक्शन है कि अगर जो भी चीज खाना खाते हो, समझ लो उसमें कुछ पैथोजेंस है, तो पैथोजेन सलाइवा के लाइसोजाइम से मर जाते हैं। हाँ अगर उसको पास करके उससे नहीं मरे तो वो पेट में जाएंगे, आपके ट्रैकिंग में जाएंगे, बट कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि सलाइवा के लाइसोजाइम से हम लोग उसको मार दें। अरे ठीक है,
तो सैलिवरी माइलेज का फंक्शन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चीज में। तो सैलिवरी माइलेज एटाइलिन इसको डाइजेस्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ इस तरह है। अच्छा बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसका एक्टिवेटर है, याद करना क्लोरीन माइनस Cl। तो Cl माइनस क्या है, Cl माइनस एक्टिवेटर है किसका, सैलिवरी माइलेज का। तो सैलिवरी माइलेज एंजाइम को एक्शन में एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आयन चाहिए, Cl माइनस। IIT JEE नीट, जिसमें किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे और चुने जाते हैं कुछ ही। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा दरभंगा का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रे मैटर। 2019 में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रे मैटर।